मेरे YouTube चैनल पर मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा विषय था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे पहले पिछले वीडियो में, वो था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे गेन करते हैं। इसके आपने 5 पॉइंट पहले ही पढ़ लिए। आज हम छठा पॉइंट पढ़ेंगे, सॉरी 4 पॉइंट आपने पहले पढ़ लिया, आज हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। तो जिसमें व्हेन ओनली वन पार्टनर सैक्रिफाइस, क्लियर इंडिकेशन है कि जब एक ही पार्टनर जो है सैक्रिफाइस करता है तो किस प्रकार से जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखा है कि मान लो फॉर एग्जांपल ए और बी जो है वो दो पार्टनर है, ठीक है जी। मान लो थोड़ी देर के लिए आपको बताते हैं, ज्यूम करके बताते हैं किस प्रकार से इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं कि मान लो ए और बी दो पार्टनर है। ए ये बोलता है कि मैं अपने हिस्से का सी को दूंगा, बी नहीं बोलता है, बी उसके लिए एग्री होता है, ठीक है तू देता है तो ठीक है, उसको एग्री कर लेते हैं, उसको पार्टनरशिप में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर इंडिकेशन है कि व्हेन एंटायर सैक्रिफाइस जो किया जाता है वो वन पार्टनर के द्वारा किया जाता है, तो उस कंडीशन में आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में का ए पार्ट जो है उसके अंदर लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी इनटू ए पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/5 शेयर। और जो सैक्रिफाइस किया जाता है एंटायरली फ्रॉम ए कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो किस प्रकार से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। आपके पास ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी ये दिया है आपके पास 3:2, ये आपके पास 3:2 दिया हुआ है। अब आपने निकालना है कि जो है ए सैक्रिफाइस करता है, क्लियर से इंडिकेशन है कि सैक्रिफाइस केवल मात्र ए करता है, और वो सैक्रिफाइस कितना करता है 1/5, 1/5, ठीक है जी। अब आपने निकालना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो को निकालने का फार्मूला होता है जब एंटायर सैक्रिफाइस बाय वन पार्टनर, या ज्यादातर क्वेश्चनों में आपने देखा कि न्यू रेशियो को निकालने का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में से यदि सैक्रिफाइस निकाल दो तो आपको न्यू रेशियो आ जाता है। तो ए जो है ए का शेयर है, ओल्ड रेशियो ए का ओल्ड शेयर है 3/5, 3/5, और न्यू शेयर है 1, जो सैक्रिफाइस करता है वो है 1/5। तो इसका मतलब है कि ये 3 - 1/5 दैट इज 2/5। तो इसका मतलब है कि ए का जो शेयर आया वो आया 2/5, बी का शेयर आपके पास दिया हुआ है वो उतना का उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी 2/5, और सी का शेयर आपने आपको दिया है 1/5। इसका मतलब है हैंस जो है वो न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी जो है वो आएगा 2:1। अगर आपने इसका सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करना हो तो आप सभी जानते हैं सैक्रिफाइस केवल मात्र एक का ही आएगा, किसका आएगा ए का, और वो दिया हुआ है आपके पास। अगर आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो भी घटाएंगे तो वो सैक्रिफाइस ऑटोमेटिकली 1/5 ही आएगा, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो वो भी वही आएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी किताब के अंदर अगर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के तरीके देखेंगे तो आपकी बुक्स के अंदर जो है वो केवल मात्र जो है वो आपके 5 मेथड्स दिए हुए हैं, परंतु सैक्रिफाइसिंग रेशियो को जब आप करते हैं तो उस समय 10वें क्वेश्चन के अंदर आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का तरीका भी दिया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में थोड़ी देर के लिए टिपिकल लगता है परंतु बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर रिलेटिव रेशियो इज गिवन। अब आपके पास ओल्ड पार्टनर रिलेटिव रेशियो इज गिवन, ये आपको समझ नहीं आया ऐसे मैं आपको बड़े साधारण शब्दों में समझाता हूं कि आपके पास ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर दिया है और ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर शेयर दिया है। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर और ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर शेयर आपके पास दिया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप किस प्रकार से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके पास ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर और ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर शेयर दिया हो तो उसको बोलते हैं व्हेन ओल्ड पार्टनर रिलेटिव रेशियो इज गिवन, मींस कि जो उसके फ्यूचर का रेशियो है उसको दिया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इनटू फ्यूचर शेयर, रिमेनिंग शेयर इनटू फ्यूचर शेयर, एफएस मींस फ्यूचर शेयर, रिमेनिंग शेयर इनटू फ्यूचर शेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े ध्यान से मैंने आपको बताया, थोड़ा सी आपको बस केवल मात्र समझने की बात है भी ऐसी कंडीशन के अंदर होता क्या है। मैंने आपको बताया कि आपके पास ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर और ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर शेयर दिया होगा
उसी चीज को बोलते हैं कि व्हेन ओल्ड पार्टनर रिलेटिव रेशियो इज गिवन। तो ऐसी कंडीशन के अंदर न्यू शेयर को निकालने का फार्मूला होता है न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इनटू फ्यूचर शेयर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ये दिया है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। सी को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि ये बोलता है कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास गिवन क्या होगा कि ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर दिया है, ए एंड बी का ओल्ड शेयर दिया आपके पास, और वो दिया है 4:3। वो आपके पास दिया है 4:3। आपको सी का शेयर भी दिया है, सी का शेयर दिया है 1/5, और ये भी बोला है कि ए और बी जो है वो फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है 1/2, 1/1.5, दैट मींस कि 50-50। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपने पहला क्वेश्चन जब किया था उसमें भी आप लेट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट भी 1 मानते थे। इसमें भी आपने सबसे पहले लेट टोटल प्रॉफिट भी 1 मानना है, लेट टोटल प्रॉफिट भी 1। देन रिमेनिंग शेयर निकालना है आपने। रिमेनिंग शेयर जो आएगा वो आएगा 1 - 1/5, दैट इज 4/5, दैट इज 4/5। उसके बाद आपने क्या निकालना है न्यू शेयर। न्यू शेयर को निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया रिमेनिंग शेयर इनटू फ्यूचर शेयर। रिमेनिंग शेयर को आपने फ्यूचर शेयर से जो है वो क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ए का न्यू शेयर आएगा। ए का न्यू शेयर आपके पास आया, ए का न्यू शेयर है, रिमेनिंग शेयर आपने निकाल दिया। फ्यूचर शेयर 1.5 है तो रिमेनिंग शेयर है 4/5 इनटू फ्यूचर शेयर 1/2, दैट इज 4/10। इसी प्रकार से बी का न्यू शेयर भी आपने निकालना है। रिमेनिंग शेयर 4/5, फ्यूचर शेयर 1/2, दैट इज 4/10, दैट मींस इसका भी आ गया। और हेंस न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी 4/10, 4/10, 1/5 और 2/10, दैट मींस कि 4:2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 2:1। तो इस प्रकार से इनका न्यू रेशियो आया। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने बोला कि फ्यूचर शेयर इक्वल आया 2:2, 4:4 मतलब इक्वल आया, और उसका 1/5 भी रहा, इसका 1/5 भी है तो 1/5 भी रहा। तो इस बात का ध्यान रखें, आपकी मैच भी होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है। ठीक है जी। उसके बाद आपसे इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछा है। आप सभी जानते हैं पिछले चैप्टर के अंदर भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बड़ा डिटेल में बताया। यहां थोड़ा सी फिर बता देते हैं कि जब एक नया साझेदार, वहां था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों को अपने हिस्से का त्याग करना पड़ता है। वे जिस अनुपात में त्याग करेंगे उसे आप बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब एक नया पार्टनर एडमिट करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं जब कोई रिटायर होता है तो दूसरे पार्टनर को फायदा होता है। रिटायरमेंट के टाइम में गेनिंग रेशियो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, परंतु अगर बात करें आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो उसके फलस्वरूप एक या एक से अधिक साझेदारों को अपने हिस्से का त्याग करना पड़ता है। वे जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो की संज्ञा देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपके पास दिया होता है, न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया था इस क्वेश्चन के अंदर। इसी क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। ठीक है जी। तो ए सैक्रिफाइस करता है 4/7 माइनस 2/5, दैट इज एलसीएम निकाला, इसको मल्टीप्लाई किया मतलब सीधा एलसीएम इसका यही आएगा। तो आपने कहा है 35, 7 × 5 35, फिर ऐसे क्लोज करते हैं। अगर पूरी रकम वही ले ली, 4 को 5 से किया मल्टीप्लाई तो आपका 20 आया, इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो आया आपके पास 14, तो आपके पास आया 6/35। इसी प्रकार से आप निकालेंगे बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे 3/7 और माइनस 2/5, तो आपके पास आया 15 - 14, दैट इज 35। 35 का मतलब है कि आपके पास है 1/35। हेंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका ए एंड बी 6/35 और 1/35, दैट मीन्स की 6:1
1। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम इसका गुडविल के बारे में, एडमिशन के टाइम में जो गुडविल होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस प्रकार से गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, व्हाट डू मीन बाय गुडविल एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ गुडविल एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल, ये 3 चीजें और डेफिनेशन हम ये करेंगे आज। एक हम सबसे पहले गुडविल का मीनिंग करेंगे, फीचर्स करेंगे और उसके बाद उसकी डेफिनेशन करेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस बात का कि भी गुडविल जो है वो बिजनेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो गुडविल जो है वो बड़ा, गुडविल से आप क्या समझते हैं, आप सभी जानते हैं गुडविल किसी व्यक्ति द्वारा कमाया गया मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, जो उसकी अच्छी छवि के कारण, उसकी ईमानदारी के कारण, जो उसके अच्छे कार्य के कारण उसको प्राप्त होता है। गुडविल आपको पता होना चाहिए कि गुडविल क्या होती है कि पुराना ग्राहक पुराने स्थान की ओर आकर्षित हो। जिस फर्म की गुडविल बहुत अच्छी होती है, ध्यान रखना इस बात का, यद्यपि गुडविल को इवेल्युएट करना बड़ा मुश्किल काम है, परंतु बात आती है कि गुडविल होती क्या है और गुडविल का आंकलन आप किस प्रकार से करते हैं, गुडविल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये सारी चीजों के बारे में भी अभी आपको बताया जाएगा धीरे धीरे वीडियो में जो आगे आएंगी। परंतु बात आती है कि एडमिशन के टाइम में जो गुडविल है उसकी कैलकुलेशन करना भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके मीनिंग का पता होना चाहिए सबसे पहले। तो गुडविल किसी भी बिजनेस के अच्छे प्रोडक्ट के कारण, उसकी अच्छी कीमत के कारण, उसकी मार्केट वैल्यू के कारण और जो भी उसके द्वारा कमाया गया मान, प्रतिष्ठा, सम्मान है या उसकी ईमानदारी है, उसी कारण उसको प्राप्त होती है। गुडविल इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कि पुराना ग्राहक पुराने स्थान की ओर आकर्षित हो। जिस फर्म की गुडविल होती है, अच्छी होती है, उस फर्म में साझेदारी में गुडविल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी बिजनेस के लिए गुडविल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मान लो फॉर एग्जांपल 2 दोस्त हैं, ए और बी। ए जब किसी प्रोडक्ट को खरीदता है और वह उसकी क्वालिटी के बारे में अपने बी दोस्त को बताता है, तो आप सभी जानते हैं कि बी को भी वह आकर्षित करता है उस दुकान में जाने के लिए और उस दुकान से उस माल को खरीदने के लिए। तो गुडविल इतनी ज्यादा आकर्षण शक्ति होती है कि आप उस स्थान पर खुद जाएंगे, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका जो गुण है वो आपको ये बताता है। चीप और बेस्ट चीज जो आपको ये बताती है कि इसके अंदर क्वालिटी भी और सस्ती भी और आपको फायदा भी होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, उपभोक्ता बाजार का राजा है। उपभोक्ता के लिए जो है बिजनेस किया जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि गुडविल एक आकर्षण शक्ति है कि जो उस ग्राहक के साथ साथ अन्य ग्राहकों को भी आकर्षित करती है कि वह पुराने स्थान पर जाकर उस वस्तु को खरीदे। ठीक है, जैसे आप लोगों को एग्जांपल के द्वारा समझाया कि ए और बी 2 दोस्त थे। ए ने किसी वस्तु को पहले खरीदा, उसने बी को भी उस वस्तु की क्वालिटी को ऐसे सुनाया कि बी भी जो है उस वस्तु के बाद खरीदने के लिए उस दुकान पर खुद चला गया। तो इसका मतलब है कि यही जो है गुडविल है। और गुडविल की अगर विशेषताओं की बात करें, मीनिंग के बाद अगर इसकी फीचर्स की बात करें, तो आप सभी जानते हैं गुडविल इज एन एसेट। अन्य संपत्तियों की भांति लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर की तरह ये भी एसेट है। परंतु कौन सा एसेट है? क्या ये आर्टिफिशियल है या टेंजिबल है? नहीं, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति जिसे तो ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल मात्र महसूस कर सकते हैं। विच यू कांट सी, विच यू कांट टच। तो ऐसी संपत्ति जिसे आप ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल मात्र महसूस कर सकते हैं, उससे आप गुडविल की संज्ञा देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आती है इट हैज एन डिफाइंड वैल्यू, इनडिफिनाइट वैल्यू बोल सकते हैं आप इसको। इनडेफिनाइट वैल्यू मींस कि दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस चीज को ऐसे समझना है, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं कि अगर आप ये बताएं कि आसमान में तारे कितने, तो उसको गिनना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार से गुडविल की वैल्यूएशन करना जो है एक बहुत कठिन कार्य है। यद्यपि गुडविल की वैल्यूएशन बिजनेस के नेचर के अनुसार हम लिखते हैं, परंतु बात आती है कि उसका सही मूल्य जो है ज्ञात करना एक बहुत कठिन कार्य है। जैसे सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर आप बोले कि आसमान में इतने तारे हैं, तो आज तक कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता कि आसमान में कितने तारे हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हुआ या कोई कितना ही बड़ा जो है वो मैथमेटिशियन हुआ या कोई कितना ही बड़ा अकाउंटेंट हुआ। तो मैंने जैसे आपको बताया, इसी प्रकार से गुडविल का आंकलन करना भी जो है बहुत मुश्किल क्रिया है। ठीक है जी। उसके बाद ये बोलते हैं इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। आप सभी जानते हैं कि गुडविल जो है इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है कि ये लाभ में वृद्धि करती है। जिस फर्म की गुडविल बहुत अधिक अच्छी होती है, उसका बिजनेस जो है ऑटोमेटिकली दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करता है। रीजन भी क्योंकि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, इसलिए ये बोलते हैं कि ये गुडविल जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को एक्सेस करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है जी। उसके बाद बोलते हैं इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है? आकर्षण शक्ति है। गुडविल जो है अपने आप को आकर्षित, दूसरे को आकर्षित करती है।
ठीक है जी। वो कैसे आकर्षित करती है? उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण, उसकी अच्छी कीमत के कारण, ठीक है जी। वो उस स्थान पे दूसरे ग्राहक को आकर्षित करती है, जिसको आप बोल सकते हैं कि मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट वो कस्टमर जो है वो इन्फोर्स हो जाता है कि वो पुराने स्थान पर जाए, ठीक है जी। तो इसलिए कहा जाता है कि गुडविल जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स है कि आकर्षण करती है दूसरों को कि वो उस स्थान पर आए, ठीक है जी। इसके बाद है इट इज ए वैल्यूएबल असेट। तो मैंने जैसे आपको बताया ये वैल्यूएबल असेट है। बिजनेस में जितने और असेट हैं इससे ज्यादा इतनी ही प्रायोरिटी जो है इस असेट को भी दी जाती है। जैसे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्चर है, ऑफिस इक्विपमेंट है और कोई असेट है, मोटर ट्रक व्हीकल्स हैं, ठीक है जी। तो जितनी इंपॉर्टेंस आप उस असेट को देते हैं उतनी ही वैल्यू जो है इस असेट को भी दी जाती है। इसका मतलब है कि गुडविल की बिजनेस के अंदर बहुत अधिक वैल्यू मानी जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये कुछ इसकी विशेषताएं थी जो मैंने आपको बड़े ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी कि गुडविल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है जी डेफिनेशन, कि गुडविल की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन जो जब भी आप डिफाइन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू राइटर करनी पड़ती है। तो इसके अंदर भी हम एक राइटर की आपको डेफिनेशन बताएंगे, क्योंकि कई बार आता है व्हाट डू मीन बाय गुडविल। तो गुडविल के मीनिंग में तो आप जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री इधर से उधर किया लगा के लगा सकते हैं, ठीक है जी। परंतु जब आपको डेफिनेशन पूछी जाती है किसी चीज की डिफाइन बोला जाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि अकॉर्डिंग टू एनी राइटर जो आपको गुडविल की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिल्टन के अनुसार कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। मैंने आपको बताया कि गुडविल इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होती है, कि पुराना ग्राहक पुराने स्थान को नहीं छोड़ता है, वह ओल्ड प्लेस पर ही जाता है, ठीक है जी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है किसी भी होटल में, मान लो कहीं आप किसी होटल में एक बार चले गए और आपको लगता है कि भाई अब दूसरी बार अगर शिमला जाऊंगा तो उसी होटल में स्टे करूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी उस फर्म की गुडविल है कि आपको वहां पर जाकर इतना अच्छा लगा। किसी स्थान पर जाने के लिए, जैसे किसी मान लो फॉर एग्जांपल कोई धार्मिक आदमी है, उसका मन केवल मात्र मंदिर और चर्च और गुरुद्वारों में ही लगता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई गुरु को मानता है तो वो अमृतसर टेंपल में जाता है, या कोई भी जो उसका बड़ा टेंपल होगा या वो जो भी उसका बड़ा गुरुद्वारा होगा वहीं जाएगा। इसी प्रकार से मंदिर में जाने वाला व्यक्ति वहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बोलता है लॉर्ड लिल्टन भी यही बोलता है कि गुडविल जो है एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि ये प्रायिकता है कि आप उस कस्टमर जो है उसी ओल्ड प्लेस पर जाएगा जिस ओल्ड प्लेस पर वो बार बार जाता है। तो इसका मतलब है कि ये था जी आपका कि गुडविल की जो है वो डेफिनेशन क्या है। तो मीनिंग आपने गुडविल का पढ़ा, उसके बाद आपने फीचर्स पढ़े, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अगले चैप्टर के अंदर हम फैक्टर फैक्टिंग पढ़ेंगे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से, क्योंकि गुडविल जो है एडमिशन के टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है जी। मैं आपको क्योंकि इतनी वीडियो बनाने के बाद मैं आपसे केवल मात्र मैंने आपको बताया कि बहुत बंदों की क्यूरीज ये आई है कि भाई आप जो है जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं बड़ा डीप पढ़ा रहे हैं, परंतु क्योंकि समझ ना आने का कारण अगर थोड़ा बहुत हो सकता है, यदि भी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, परंतु कारण ये है बीच में कि वीडियो को क्विट कर रहे हैं बीच में। और वीडियो को क्विट करने से क्या होता है कि आपको सारी वीडियो जो है सारे चैप्टर जो है आसानी से समझ नहीं आते हैं। तो प्रैक्टिकल पोर्शन को करने के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन का समझना जो है बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।